दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे पेंशन सेक्टर के अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। अब जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा, जब हमने स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया की चर्चा की थी तो इसके अंदर भी हमारे एनपीएस की यहाँ पे जिक्र हुआ, जहाँ पे हमने इसके बिल्कुल बेसिक्स को जाना। बेसिक्स बोले तो हमने इसके अंदर ये देखा कि ये कब आया, क्या इसके फ़ायदे हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, किन किन के ऊपर ये मैंडेटरी लगता है, किस स्टेट पे लगता है, किस पे नहीं लगता है। इस टाइप से हमने काफ़ी कुछ इसके बेसिक्स को समझ लिया। ठीक है सर। उसके बाद थोड़ी बहुत जो बची कुची बातें रह गई थी, वो जब हमने रिटायरमेंट स्कीम्स वाला टॉपिक कवर किया, यहाँ पे भी हमारी एनपीएस की चर्चा हुई और हमने इसके टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से टैक्सेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बातें आती हैं, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर किया। अब जब अलग से टॉपिक निकल के आए हमारे पास एनपीएस का, तो हम इस पर क्या बात करेंगे, तो आपको दोबारा चीज़ें रिपीट करा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो एक अलग तरीके से आपको इसको कवर कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे FAQs के ऊपर। आप अपनी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए और एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे सवाल, तो क्यों ना हम अब एनपीएस की चर्चाएं जो करें वो इस तरीके से करें कि क्या सवाल और उसके क्या जवाब होगा। जब आप इस FAQs को कवर करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। बहुत ही प्यारे FAQs हैं और ये FAQs जो हैं वो लॉन्च भी किसने किए हैं, PFRDA ने ही किए हैं। PFRDA ने अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है ये FAQs। इसके अंदर कुल 34 क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, जो कि इन जनरल आपको पता होने चाहिए। उसकी हम बात करेंगे, 3 पार्ट में इसको लेके चलेंगे, 10 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग 14 क्वेश्चंस। और इस तरीके से आपको ये 34 क्वेश्चंस के FAQs कवर हो जाएंगे, जिससे कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ा वो भी रिपीट हो जाएगा और जो कुछ बातें बच गई है जो आपको पता होनी चाहिए वो भी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तब जाके आप कहोगे कि आपका एनपीएस जो है वो 100% कवर हो गया है। चलिए जी, तो इस तरीके से हम शुरू करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले FAQs के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ PFRDA। ये सारे आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट करके पढ़ें कि आपके क्वेश्चन, आपके पेपर पे ये सवाल आया है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ही ये फ्रेम होगा और काफ़ी ही बेस्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि दिए गए हैं। जनरली फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है कि जो जनरली लोग पूछते हैं, सबको पता होने चाहिए, वो FAQs के अंदर कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहला कि PFRDA जो है इसका क्या रोल है, तो जैसा कि आपको पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको पता होंगी, वी जस्ट रिपीटिंग दैट टू रिवाइज योर कंटेंट एंड फ्यू मोर थिंग्स जो कि आपको पता होनी चाहिए, उसकी बात यहाँ पे साथ के साथ कवर हो जाएंगी। तो आपको स्टार्टिंग से ऑब्वियसली, जैसे मैं पहले कहता आ रहा हूँ कि सीरीज़ को शुरू से शुरू करना है ताकि आपकी सारी चीज़ें रेगुलर वे में बनी रहें। और अगर किसी ने बीच में भी शुरू किया है तो उसको भी ये पता होगा कि बेसिक्स जो है वो आपको जनरली हम कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो FAQs के अंदर वो आपको 100% कवरेज कवर हो जाएगा, मिल जाएगा ना। PFRDA का रोल तो आपको पता है, PFRDA जो है वो क्या है, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। क्या काम करती है सर, ये रेगुलेट करती है, किसको रेगुलेट करती है, पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। इंडिया में पेंशन सिस्टम बेसिकली 2 हैं, जैसा कि आपने देखा था, एक है आपका एनपीएस और दूसरा है आपका APY। तो इनको रेगुलेट करने का काम करती है हमारा PFRDA। तो PFRDA क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो प्रमोट करती है किसको, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, इन शॉर्ट आप कह सकते हो पेंशन को ये प्रमोट करती है ताकि आपकी ओल्ड एज में इनकम की कोई दिक्कत ना हो। कैसे प्रमोट करेगी, ऑब्वियसली स्टैब्लिशिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग पेंशन फंड्स, जो कि इन्होंने किए हुए 2 फंड है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स टू स्कीम्स ऑफ पेंशन फंड्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। इनसे रिलेटेड कोई भी हरकतें होंगी, कोई भी जानकारी होगी, कोई भी मुद्दा निकल के आएगा तो वो कौन डील करेगा, PFRDA डील करेगा। मतलब ओवरऑल कि इंडिया के अंदर पेंशन सिस्टम को अगर कोई मैनेज करेगा तो वो कौन है, PFRDA। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल, व्हाट इज NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। तो आपको जैसे पता है कि पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे हम डिफाइंड बेनिफिट प्लान, और अब आया आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट प्लान। ठीक है, DCPS भी इसको कहते हैं। तो ये जो आपका निकल गया, पहले जो था डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इसके अंदर बेसिकली क्या होता था कि आपसे गवर्नमेंट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेती थी और गवर्नमेंट खुद एक कॉर्पस क्रिएट करके रखती थी। जब आप रिटायर होते थे तो आपको इसके थ्रू क्या मिल जाया करता था, पेंशन। ठीक है, लेकिन एनपीएस ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको कहा गया कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है। भैया जो एम्प्लॉय है वो भी कंट्रीब्यूट करे और जो एम्प्लॉयर है चाहे वो गवर्नमेंट क्यों ना हो वो भी कंट्रीब्यूट करेगी और आपका एक कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो एनपीएस क्या है, आपका एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है। कौन सा सेक्शन में कवर होता है, ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि PFRDA जो एक्ट है उसके अंदर एनपीएस को डिफाइन किया गया है, बताओ कौन सा सेक्शन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए सेक्शन नंबर 20 जो है वो
एनपीएस को डिफाइन करता है पीएफआरडीए एक्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन कौन देगा, वो एम्प्लॉय भी देगा, मतलब सब्सक्राइबर देगा, उससे कलेक्ट किया जाएगा, और साथ ही में आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी देगा। और उस कंट्रीब्यूशन को कहाँ डाल दिया जाएगा, उसको डाल दिया जाएगा एक अकाउंट के अंदर, एक अकाउंट खोला जाएगा, उसके अंदर इस पैसे को डाल दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PRAN। अब PRAN क्या होता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ठीक है, तो प्रान एक नंबर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आपका एक पैन नंबर होता है जो कि आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करता है इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही अगर पेंशन के पर्सपेक्टिव से आपकी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश करना हो, आइडेंटिफाई करना हो, तो उसके लिए आपको एक नंबर दिया जाता है विच इज़ अ यूनिक नंबर, पोर्टेबल नंबर, उसको कहते हैं हम PRAN। ठीक है सर, तो ये एक अकाउंट खुला, इसमें सारे पैसे जमा कर दिए गए जो कि गवर्नमेंट इसको डाल के चलती है। इसको गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, नोडल ऑफिसेज हो गए, PFRD हो गए, इसके अलावा जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसको मैनेज करके चलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप इस फंड को क्लोज करोगे, मतलब कि आप रिटायरमेंट हो जाएगी या फिर किसी की अगर कोई डेथ वेथ हो जाती है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो उसके इसमें आपको इसमें से पैसा निकालने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि आपने पीछे की वीडियोस में देखा था कि अगर कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज के अंदर आप निकालना चाहो तो 10 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, विच इज़ मैक्सिमम 25%। ओके जी, अब आपकी वो चीज़ कंडीशन नहीं है, अब आपका या तो रिटायरमेंट आ गया है या फिर किसी सब्सक्राइबर की क्या हो गई यहाँ पे डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको एग्जिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको कहा जाता है कि भैया सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा, पार्टली इन लमसम, कुछ पैसा आपको लमसम में मिलेगा और कुछ पैसे का आपको एन्युटी परचेज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पीरियोडिक पेंशन मिलेगा। कितना लमसम में मिलेगा, तो वो कहा जा रहा है कितना, 40%। ठीक है, पार्टली इन लमसम टू द एम्प्लॉयज एंड पार्टली आपको लमसम में मिल जाएगा, पार्टली का आपको क्या करना पड़ेगा, एन्युटी यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ेगा। तो उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जिसको कि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो कि बहुत सारे आपके लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, विच आर 7, ये भी हमने पीछे पढ़ाई की है कि 7 आपके ऐसे जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जो कि बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो आपको इस टाइप की फैसिलिटीज देती हैं, जिससे कि आपको एन्युटी परचेज यहाँ पे करना होता है। तो आप कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कुछ पैसा जो होगा वो आपको एन्युटी के तौर पे पेंशन के रूप में आपको मिला करेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसका नाम क्या रखा गया, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन सिस्टम। कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड है, यहाँ पे डिफाइंड बेनिफिट बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या रिप्लेस किया, आपको ये पता लगा कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन सिस्टम है। और पहले क्या हुआ करता था, पहले हुआ करता था डिफाइंड बेनिफिट पेंशन, इसको रिप्लेस किया डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी बेस्ड पेंशन सिस्टम ने। और कब से ये इफेक्ट में आया, ये इफेक्ट आया आपका जनवरी 1 2004 से। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ने अगर गवर्नमेंट की सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस 1 जनवरी 2004 के बाद ज्वाइन की होगी, तो वो एनपीएस ही उसके ऊपर लागू होगा, आपका डिफाइंड बेनिफिट पेंशन लागू नहीं होगा। क्या ये अडॉप्ट किया सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में? नहीं जी, इसको स्टेट गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन उनके लिए कंपल्शन नहीं था। तो इसलिए कई स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन 3 स्टेट गवर्नमेंट में नहीं किया। कौन कौन से? तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। इनके यहाँ पे ये अभी भी लागू नहीं हुआ है एनपीएस। बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सब ने भी अपने गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया कि एनपीएस से ही आपका अब जो पेंशन प्लान है वो डिसाइड होगा, और उसको उन्होंने पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया अपने स्टेट के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो 100% कर लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने सारी स्टेट्स को कर लिया है, लेकिन कुछ रह गए हैं विच आर 3 स्टेट्स जो कि मेंशन्ड है। ये आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम का ये भी एक सवाल बनता है यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को नहीं कहूँगा, आपके यहाँ पे जो भी छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट की हुई जिसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं, दीज ऑल आर योर पोटेंशियल क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, ये हो गया एनपीएस। नाउ हु आर कवर्ड बाय द एनपीएस? एनपीएस से कौन कौन लोग कवर्ड होते हैं? तो हमें पता है एनपीएस तो भैया लाया गया पूरे इंडिया के लिए, बट अगर इन शॉर्ट इसको देखा जाए और बिल्कुल सिस्टमेटिकली अगर इसकी बात की जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एनपीएस से कवर्ड होते हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है कब, 1 जनवरी 2004 के बाद, तो वो तो सारे इसके अंदर कवर्ड होते हैं। लेकिन आपको साथ ही में ये भी ध्यान होना चाहिए कि कौन इसमें कवर्ड नहीं होता। तो हमने ये चीज़ पीछे देखा था कि आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया। आर्म्ड फोर्सेस आपके डिफाइंड बेनिफिट पेंशन पे ही अभी भी चल रहे हैं, डिफाइंड बेनिफिट पेंशन पे ही चल रहे हैं, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम जो है एनपीएस का वो एप्लीकेबल नहीं किया गया है। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं इंक्लूडिंग सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज, उनके ऊपर भी आपका एनपीएस जो है वो लागू होता है। कोई ऐसी बॉडीज वगैरह हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सीडेक एक मिनिस्ट्री की बॉडी है जो कि कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है, जो कि आपके आईटी वर्ल्ड के हैं। तो इस टाइप की अगर कोई बॉडीज वगैरह हैं तो उसके ऊपर भी आपका जो एप्लीकेबल होगा वो एनपीएस एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर, उसके बाद हमने जैसा ऊपर देखा कि भैया बहुत सारे स्टेट्स ने भी एप्लीकेबल कर लिया, तो हम बात करेंगे कि किसकी कौन कौन इससे कवर्ड होते हैं।
एक तो हो गया मैंडेटरी, किसके ऊपर है, मैंडेटरी तो किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो मैंडेटरी हो ही गया। बट अगर कवरेज की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी इसको कवर किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के अलावा जो आपके पीएसयूज वगैरह होते हैं वो भी एनपीएस से कवर्ड हैं। उन्होंने अपने गैजेट में इसको नोटिफाई करते हुए कंपल्शन में ले आया। उन्होंने कहा कि हमारे भी सारी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगी उसके ऊपर एनपीएस लागू होगा। नाउ हाउ डज एनपीएस डिफर फ्रॉम द ओल्ड पेंशन, तो हम ये चीज पीछे देख चुके हैं कि भैया जो ओल्ड वाला था वो आपका डिफाइंड बेनिफिट पेंशन था, मतलब वहां पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट आपको पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ पैसा दिया करती थी। और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता था, तो जो भी आपकी लास्ट पे ड्रॉन होती थी, मतलब कि जब आप रिटायर होते थे तो जो आपकी बेसिक सैलरी उस टाइम पे हुआ करती थी, बेसिक प्लस डीए, इसके बेस पे कैलकुलेशन एक बनाई जाती थी जिसमें कि रेलेवेंट होता था आपका मिनिमम सर्विस, मतलब कि एक मिनिमम सर्विस होना जरूरी होता था कि आपने इतने साल सर्व किया है तभी जाके आप पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर किसी ने भी वो सर्टेन मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर लिया होगा, उतना सर्विस दे दिया होगा उस डिपार्टमेंट को, तो वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता था। और जो भी उसकी लास्ट पे ड्रॉन होती थी, मतलब जिस मंथ वो रिटायर हुआ उस लास्ट मंथ में जो भी उसका बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस होता था उसके बेस पे उसको पेंशन को कंप्यूट किया जाता था। ठीक है, ये था आपका ओल्ड। नए वाले में आपको पता लगा कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम है, मतलब कि यहाँ पे आपसे भी कुछ पैसा लिया जा रहा है, गवर्नमेंट पहले ही कुछ पैसा दे रही है, कह रही बात का हमें झंझट नहीं चाहिए, आप रिटायर हो गए उसके बाद हम आपको पेंशन देंगे, इतनी टेंशन हमें नहीं चाहिए, जितना तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो उतना हम आज के डेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक थर्ड जगह पे उस पैसे को क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। और उस डिपॉजिट पैसे को जब आप रिटायर हो जाओगे तो जो आपका पेंशन फंड मैनेजर होगा कुछ पैसा आपको टोटल लमसम अमाउंट में दे देगा और कुछ पैसे का आपको एन्युटी के बेस पे आपको पेंशन प्रोवाइड करता रहेगा। गवर्नमेंट ने अपना हेडेक जो है वो ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर जिसको मैनेज कर रही है कौन, पीएफआरडीए। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस कि पहले क्या होता था और अब क्या होता था। इनकी बातें भी हमने पीछे की हुई है तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी अगर आपने पीछे की बातें सुनते हुए यहाँ तक पहुंचे हो तो। अगला सवाल, सर ये PRAN क्या होता है, तो PRAN एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है आपका परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जैसे कि एक पेन नंबर होता है विच इज यूनिक फॉर इंडिविजुअल, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको एलोकेट कर पाती है और उसके बेस पे वो अलॉट करती है, कहीं भी आपको 2 पेन लेना अलाउड नहीं होता है। सेम पैटर्न पे आपका PRAN नंबर होता है, दिस इज ऑल्सो यूनिक एंड पोर्टेबल, मतलब कि एक ही नंबर आपका रहेगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहो उसको छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, उसको छोड़ के तीसरी में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप पर्सनल अपना वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, दिस नंबर शुड रिमेन सेम, ये नंबर आपका चेंज नहीं होगा, आप एक से ज्यादा नंबर नहीं ले सकते हो, आपका ये एक ही नंबर रहेगा जो कि हर तरीके से आपको काम आएगा। तो दिस इज PRAN, जस्ट अ यूनिक नंबर जिससे कि आइडेंटिफाई किया जाए सब्सक्राइबर को और उसके इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है सर, अगला सवाल, आर बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, आधार, पैन, CKYC क्या होता है, सेंट्रल KYC आइडेंटिफायर, एंड FATCA डिक्लेरेशन मैंडेटरी फॉर ओपनिंग एनपीएस अकाउंट। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें इसने बोल दी, इसमें से सारी चीजें मैंडेटरी हैं सिवाय 2 को छोड़ के। कौन कौन सी, CKYC आइडेंटिफायर, ये बेसिकली क्या है, सेंट्रल KYC आइडेंटिफायर होता है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक KYC का ऐसा नॉर्म जारी किया, उन्होंने कहा कि भैया एक इंडिविजुअल ने अगर CKYC करा ली तो उसको कहीं और KYC कराने की जरूरत नहीं है, इसका जो आइडेंटिफायर होगा ये वहां पे शो करेगा और उसकी KYC ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हर जगह अलग अलग KYC कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, इसको अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया है आपके एनपीएस अकाउंट को ओपन करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज आधार भी आपका ओपन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स आर रेलेवेंट मैंडेटरी, सारे के सारे आपको जो आपका कॉमन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसके अंदर आपको प्रोवाइड करना होता है, आपका बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, पैन, FATCA डिक्लेरेशन, बेसिकली क्या है ये है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। FATCA का मतलब क्या है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर अगर आपके पास कोई फॉरेन में होल्डिंग है, कोई एसेट से कोई प्रॉपर्टी है, कोई इनकम आप फॉरेन से जनरेट करते हो तो उसका आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी इन नेचर कि जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि सब कुछ आपको देना है एक्सेप्ट टू, 1 इज CKYC आइडेंटिफायर एंड नंबर 2 इज आधार डिटेल्स आर ऑप्शनल। ये 2 चीजें जो हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी ऑप्शनल है। अगला सवाल आता है, व्हाट आर द KYC डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ PRAN, क्या KYC डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपने एग्जांपल के तौर पे देख लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, बट इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए, तो भैया 2 टाइप के प्रूफ होते हैं, एक होता है आइडेंटिटी प्रूफ वो चाहिए, दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ वो चाहिए। ये 2 चीज़ आपको चाहिए जो कि आपको कंपोजिट सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर देना पड़ता है और उसके थ्रू आपको ये अलॉट हो जाता है PRAN नंबर। ठीक है सर, अगला सवाल, कैन PRAN बी जनरेटेड फॉर एम्प्लॉयज हु हैव ऑलरेडी एक्सपायर्ड या लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई एम्प्लॉय
जो है वो जॉब कर रहा था किसी कंपनी के अंदर और उसकी रिटायरमेंट हो गई, मतलब उसका जो सुपर एनुएशन है वो आ गया, 60 साल वो रिटायर हो गया, अब वो चला गया है, तो क्या उसका PRAN नंबर फिर से जनरेट करना पड़ेगा? मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अगर एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन सभी का PRAN नंबर आपका यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, उनसे फॉर्म भरवाई के उनसे डिटेल लिया गया और उनको एक ये नंबर इशू करके दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि भैया अगर कोई ऐसी डिपार्टमेंट, कंपनी या PSU को छोड़ के कोई व्यक्ति चला गया था 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल पहले, तो क्या उन लोगों का भी PRAN नंबर बनाना पड़ेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते? तो बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मुद्दा ये है कि जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आगे में पेंशन की फैसिलिटी चाहिए, ये कंट्रीब्यूशन का फैसिलिटी चाहिए, इस स्कीम को वो अपनाना चाहते हैं, उनको PRAN नंबर की जरूरत है, बाकी किसी भी लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल, कैन अ सब्सक्राइबर यूज द सेम PRAN if he shifts from government sector to private sector or vice versa, central government to state government और vice versa? मतलब क्या हुआ, प्राइवेट से गवर्नमेंट में आ जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड से गवर्नमेंट में आ जाए, गवर्नमेंट से प्राइवेट में चला जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी स्टेट गवर्नमेंट चला जाए, एक किसी स्टेट से दूसरे किसी स्टेट गवर्नमेंट में चला जाए, इस टाइप की कितनी भी मॉडिफिकेशन कर ले, सब्सक्राइबर का जो एक PRAN नंबर है वो काम करता रहेगा, उसको दूसरे PRAN नंबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूनिक एंड पोर्टेबल क्रॉस एम्प्लॉयमेंट एंड लोकेशन। मतलब आप कहीं भी काम करें, कैसा भी काम करें, कुछ भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अलग अलग PRAN नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार नंबर अलॉट हो गया, उसी को आप यूज करते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। बट इसके अंदर आपको एक रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या, एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, विच इज कॉल्ड इंटर सेक्टर शिफ्टिंग। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए तो आपको अपने इस जो भी उसके अंदर आपका फंड होगा या जो भी कुछ एक्टिविटी होगी, जो भी नॉमिनेशन वगैरह होंगे, उन सबको शिफ्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम X to Y। सपोज आप X में काम करते थे, Y में गए हैं, तो इससे आपको इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा, जिसका एक प्रोसीजर है जो कि हम अगले सवाल में देखेंगे। ये आपको कंप्लीट करना होता है ताकि आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जो भी डाटा था, जो भी सारी चीज़ें थी, वो ट्रांसफर हो जाए आपके करंट एम्प्लॉयर के पास। ठीक है सर, तो मतलब दिस इज पॉसिबल, एक ही रहेगा, अलग अलग की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यूनिक एंड पोर्टेबल है, ताकि इसका एक अपना ही एक आइडेंटिटी होगी, अपना ही एक नंबर होगा और आप इसलिए इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं और भी ले जा सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस इंटर सेक्टर शिफ्टिंग? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंटर सेक्टर शिफ्टिंग, हाउ इट कैन बी डन? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में जो भी हम देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। ISS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट इंटर सेक्टर शिफ्टिंग। अब ये क्या है? तो ये पॉसिबल है, सब्सक्राइबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी जगह वो काम करता हो, उसको फैसिलिटेट किया गया कि भैया आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ट्रांसफर करा सकते हो, जब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक कि आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं देते। मतलब X से Y में गए, Y में ट्रांसफर करा लो, Y से Z में गए, Z में करा लो, Z से A में गए, A में करा लो। अब अगर आप यहाँ से रिटायर हो गए, आपने इस काम को, मतलब आपको कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, आपको एग्जिट करना है NPS से, तो जाके आपको PRAN एग्जिट करना पड़ेगा। टिल देन जब तक ये चलता रहेगा प्रोसेस, तब तक आप इसको ट्रांसफर करा सकते हो थ्रू दिस इंटर सेक्टर शिफ्टिंग फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म का नंबर क्या है? फॉर्म है ISS 1। ISS आपको सिंपली ध्यान रहेगा, फॉर्म नंबर इज 1, जो कि कहाँ अवेलेबल है? आपके CRA की वेबसाइट पे। बेसिकली आपका PFRD की वेबसाइट है, NPS CRA/NSDL.co.in। तो इसके अंदर आपको जो भी इसके फॉर्म्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। इस फॉर्म को आपको लेना है, इसको फिल करना है, और फिल करने के आपके पास जो POP होते हैं, POP बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कि आपको हर एरिया में, जैसे सपोज आप यूपी में है, लखनऊ में है, जहाँ पे भी हैं, तो वहाँ पे आपको सर्विस देने के लिए जो PFRDA है वो एक अपनी ऐसे कह सकते हो कि अपनी एजेंसी खोल के बैठी होती है, जो कि आपको हेल्प करती है अपने सारे कामों के अंदर। तो वो जो हेल्पिंग है वो कौन प्रोवाइड करेगा? POP। तो आपको उनके पास जाना है और उनकी मदद से आपको ये काम करवा लेना है। ठीक है सर, इसके बाद क्या इस चीज़ को ऑनलाइन किया जा सकता है? हाँ जी, इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, और फिल करके आप जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर होगा, जैसे कि पिछले ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ के आए नए वाले के अंदर, तो नए वाला जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा उसके पास आप इस फॉर्म को भर के जमा कर सकते हो, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर, तो फर्स्ट थिंग इज कि अगर आप स्विच कर रहे हो तो जो भी आपका करंट एम्प्लॉयर है उसको आप ये फॉर्म फिल करके दे दोगे, तो जो भी आपका फंड होगा, जो भी आपके एलोकेशंस वगैरह होंगी, वो सारा कुछ आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है सर, अब अगर आप इसके अंदर और गहराई में जाना चाहें तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि POP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि POP की फुल फॉर्म होती है पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस। तो इसका इन शॉर्ट यही मतलब है कि जो इसके ब्रांचेस वगैरह हैं, जो आपके ऑफिसेज हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, वो हर एक स्टेट, हर एक यूनिट में प्रोवाइड किए जाते हैं,
ताकि किसी भी व्यक्ति को भी कटने आए तो वहाँ जाके वो उसको कंसल्ट कर सके और अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर सके। तो दिस इज पीओपी, नथिंग एल्स। तो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना है, उस फॉर्म को आप पीओपी के पास जमा कर सकते हैं, उसके थ्रू आपका जो ट्रांसफर है वो आपका हो जाएगा, जो आप पीआरएन है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा आपके करंट में, इस प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपके करंट एम्प्लॉयर में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो भी इसके अंदर फंड्स वगैरह होंगे, जो भी आपकी एलोकेशंस वगैरह होंगे, जो भी चॉइसेस होंगे, जो भी ऑप्शंस वगैरह होंगे, वो सारा कुछ एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि पीओपी पास नहीं जाना तो जो आपका करंट एम्प्लॉयर होगा इसको भी आप अगर ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि इफ एनीवन वांट्स टू ट्रांसफर फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई अनएम्प्लॉयड है और वो किसी एम्प्लॉयर के पास जा रहा है तो उसका तो पीआरएन नंबर होगा ही नहीं। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कि सपोज करो कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बंदा है, मतलब कि कोई लॉयर है लेट्स से, ठीक है, या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, अब ये प्रैक्टिस करते करते इनका मन भर गया, इन्होंने कहा जी चलो जॉब करेंगे, और इनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है। तो जब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी इन्होंने एक एनपीएस अकाउंट खोल रखा था, क्योंकि एनपीएस इज फॉर ऑल, तो इन्होंने एनपीएस अकाउंट खोल के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते थे, अपने पैसे को इकट्ठा करते रहते थे। इन्होंने टीयर 1 में भी इन्वेस्ट किया हुआ था और टीयर 2 में भी इन्वेस्ट किया हुआ था। अब जब इनकी जॉब लगी तो क्या इनको नया पीआरएन नंबर की जरूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। जो भी इनका पहले पीआरएन नंबर था, जो कि इनका अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला था, वो पीआरएन नंबर ही आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। आपको भी ISS1 जो है वो फिल करना पड़ेगा, या तो आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हो या फिर पीओपी पास जमा कर सकते हो, और आपका ये प्रोसेस जो होगा वो इजिली कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके अंदर ध्यान देना, एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा जा रहा है UOS, दिस इज व्हाट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको ध्यान रखना जरूरी है कि UOS की फुल फॉर्म क्या होती है। दीज आर दी 10 इंपॉर्टेंट FAQ जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सवाल और भी है, उसको कवर करेंगे आने वाले पार्ट्स में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।